हेलो दोस्तों, मैं आपका स्टडी प्लेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। जैसा कि मैंने अपने आगे वाले वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत और प्रयोग को बता दिया, आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, जिसे बोलते हैं थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में सीखने के नियम बताए। किसके नियम बताए? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में सीखने के नियम बताए। इन्होंने सीखने के 2 नियम बताए, जिसे प्रारंभ में 3 नियम बताए थे, इसके बाद इन्होंने 5 नियम। सीखने के प्रारंभ में 3 नियम बताए थे, बाद में इन्होंने 5 नियम बताए थे। जो सीखने के प्रारंभ में जो 3 नियम है, जो 3 नियम बताए हैं, जिसे मुख्य नियम कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? मुख्य नियम। इसके बाद जो इन्होंने नियम दिया है, जिसे गौड़ नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? गौड़ नियम। प्रथम नियम, जो प्रथम नियम है, उसे मुख्य नियम कहते हैं। द्वितीय नियम जिसे गौड़ नियम कहते हैं। प्रथम नियम में 3 नियम बताएं और द्वितीय नियम जिसे गौड़ नियम कहते हैं उसमें 5 नियम बताएं। चलिए हम देख लेते हैं प्रथम नियम में इन्होंने क्या, जिसे इन्होंने सबसे पहले किया था। सीखने के जिसे मुख्य नियम कहते हैं। प्रथम नियम, मुख्य नियम या प्रारंभिक नियम, इसे अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने 3 नियम दिए। सबसे पहले जो प्रथम नियम है, इनको 3 भागों में बांटा। किसके? पहले तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम में बांटे। और जो सीखने के द्वितीय नियम या गौड़ नियम कहते हैं, या सेकंड नियम जो भी बोले, उसमें 5 भागों में उन्हें बांटा था। कौन सा? अभिवृत्ति का नियम, जिसे मनोवृत्ति भी कहते हैं। अभिवृत्ति का जो इन्होंने नियम दिया उसे मनोवृत्ति भी कहते हैं। और दूसरा नियम बहु अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रथम नियम में इन्होंने पहला जो भाग उनका बांटा था, प्रथम नियम को 3 भागों में बांटा। जो पहला उसमें था तत्परता का नियम। क्या था? तत्परता का नियम। चलिए देखते हैं तत्परता का नियम। किसी कार्य को बिना किसी बहाना, ये देख लेते हैं तत्परता होती क्या है। तो किसी कार्य को बिना किसी बहाना और बहस किए बगैर खुद की स्वेच्छा से करना। किसी कार्य को बिना किसी बहाना के, शिकायत के, बहस के बगैर खुद की इच्छा से करना, उसे बोलते हैं तत्पर। जब तक कोई तत्पर नहीं रहेगा, वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता, वो सीख ही नहीं सकते। बिना तत्परता के किसी को कुछ सिखा ही नहीं सकते हैं। अब थॉर्नडाइक ने, ये तो तत्परता का नियम हुआ, थॉर्नडाइक ने इसे क्या किया? सीखने के लिए सीखने वाला तैयार हो। सबसे पहले सीखने के लिए क्या हो? सीखने वाले का तैयार होना जरूरी है। बिना वो सीखने के तैयार के आप उसको सिखा नहीं सकते। तैयार तब होगा, और तैयार कब होगा? तैयार तब होगा जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या हो। सीखने के लिए सबसे पहले तो सीखने वाले को तैयार होना चाहिए। सीखने वाला तैयार कब होगा? जब उसके सामने समस्या आएगी, और समस्या का हल इसको पता है कि अगर मैं हल नहीं करूँगा तो वो हल नहीं होगा, तब वो तत्पर होगा उस कार्य को करने के लिए। और हुआ, अब क्या हुआ? विद्यार्थी है, विद्यार्थी के सामने समस्या आई। समस्या को जान रहा है कि मेरे सिवा कोई इसको हल नहीं कर सकता। जब तक मैं इसको हल नहीं करूँगा, कोई इसको हल नहीं कर सकता। विद्यार्थी है, उसके सामने समस्या आई, तो जब जानता है कि अब मुझे हल किए बिना कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसके लिए क्या होगा? तत्पर होगा। फिर जाके वो सीख लेगा। जब जो कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ सीखने के लिए अगर तत्पर है, तो उस चीज़ों को सीख ले। देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। अगर तत्पर है, सीखने में संतोष मिला, तत्पर है और सीखा, और सीखने में अगर उसको संतोष मिला तो वो तत्पर होगा। और सीखने में असंतोष मिला, वो खींच जाएगा, वो तत्पर नहीं होगा, उसको वो नहीं कर पाएगा। और चलिए देखते हैं थोड़ी, इन थॉर्नडाइक ने 3 बातें बताई हैं सीखने में, संतोष और असंतोष के ऊपर। तत्परता में कार्य मिला,
अगर तत्पर है, उसको कार्य मिला तो उसे संतोष की प्राप्ति होगी। और तत्परता में कार्य न मिलना असंतोष की प्राप्ति, तत्परता न होना कार्य का मिलना, इसमें भी असंतोष की प्राप्ति होगी। ये था थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। चलिए अब देखते हैं थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम। इन्होंने अभ्यास के नियम में क्या किया। थॉर्नडाइक मानते हैं कि यदि सीखने की क्रिया बार बार न की जाए तो वह विस्मृत हो जाती है। अगर कोई अभ्यास के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। तो अगर सीखने में अगर एक बार सीख लिया, उसका अभ्यास नहीं किया, तब पर भी वो भूल जाएगा। तो इसलिए सीखने के लिए बार बार अभ्यास और प्रयास करना भी जरूरी है। इसमें इसको दो अन्य नाम से जानते हैं, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। इसे दो अन्य नाम से भी जानते हैं, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग। अभ्यास के नियम को याद रखिए, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम भी कहते, कभी कभी पूछ सकता है, प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग। थॉर्नडाइक में दे दिया ऑप्शन में कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में कौन कौन से, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो नॉर्मली जानते हैं, अभ्यास की जगह लिख दिया तत्परता के नियम, प्रयोग का नियम, प्रभाव के नियम। तो आप तो कहेंगे प्रभाव कहाँ पढ़े हैं, तो दो लगा देंगे। हो सकता है दो ऐसा दिया रहेगा ना कि दो गलत है दो सही, तो ऐसे करके तो ऐसा मत करिएगा। अब इनकी आलोचना, इन्होंने कहा कि अगर कोई किसी चीज को सीखना चाहता है तो बार बार अगर प्रयास करेगा तो उसको सीख लेगा। आलोचना हुई कि सीखना केवल अभ्यास के द्वारा ही संभव होता है, तो बल्कि समझ और सूझ की भी आ सकता है। इसकी आलोचना थी, अच्छा तो अगर सीखना बस अभ्यास के द्वारा ही संभव है, उसमें सूझ की कोई आ सकता नहीं, तो गलत बात है। अगर कोई जैसे कि इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया, बस सूझ की आवश्यकता नहीं, बस अभ्यास करते रहिए सीख जाइए, एक आलोचना। दूसरी आलोचना क्या हुई, यदि सीखना केवल अभ्यास एवं अभिवृत्ति पर निर्भर है, तब बिल्ली को सही व गलत दोनों अनुक्रिया याद होनी चाहिए। अगर बार बार वो प्रयास करने से वो सीख सकता है, ठीक है, मान लिया, इसमें भी आलोचना हुई। और दूसरी आलोचना है कि अगर वो सही गलत को जान रहा है, उसके अनुसार वो सीख रहा है, सही गलत को जान रहा है, उसके अनुसार अगर सीख रहा है, तो बिल्ली को भी तो सही अनुक्रिया को सीखनी चाहिए थी और गलत अनुक्रिया को भी सीखनी चाहिए, लेकिन बिल्ली ने तो सिर्फ सही अनुक्रिया। तो इसमें थॉर्नडाइक ने एक अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग कि अपनी गलती मानते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने इस नियम को थोड़ा सा परिवर्तन कहा, नियंत्रण अभ्यास का नियम, नियंत्रित अभ्यास का नियम। इसे बोलिए जो अभ्यास का नियम, उसमें आगे थोड़ा जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, नियंत्रित अभ्यास का नियम को जोड़ दिया। इसमें क्या, नियंत्रित अभ्यास के नियम में क्या था कि अभ्यास व अभिवृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने के लिए तर्क, विचार, संकेत आदि की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या, अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन तर्क, विचार और संकेत की भी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं प्रभाव का नियम। यदि व्यक्ति को क्रिया से संतोष की प्राप्ति होने पर बार बार करने के लिए तत्पर रहेगा, असंतोष की प्राप्ति होने पर उसे पुनः नहीं करे। अगर कार्य को करने में अगर उसे संतोष की प्राप्ति हुई तो बार बार उस कार्य को करने के लिए प्रयत्न करेगा, अगर असंतोष की प्राप्ति हुई तो उसको छोड़ देगा, वो करेगा ही नहीं। जैसे अब इसका प्रभाव कैसे पड़ा, उद्दीपक है, उद्दीपक अनुक्रिया में अगर संबंध मजबूत है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो बार बार करने के लिए तत्पर होगा। और संबंध कमजोर है तो उसको करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, वो खींच जाएगा। और संतोषजनक प्रभाव से संबंध की शक्ति दृढ़ होती है। अगर संतोषजनक प्रभाव पड़ा, जो संबंध की शक्ति वो मजबूत हो, जैसे असंतोषजनक प्रभाव पड़ने पे संबंध कमजोर है। कैसे सिद्ध कैसे होगा, चलिए बिल्ली
बिल्ली ने दरवाजा खोलने की क्रिया इसलिए सीखी क्योंकि उसके बाद उसे भोजन मिला, उसे संतोषजनक जनक वस्तु की प्राप्ति हुई, तब उसने दरवाजे को खोलना सीखा। अगर नहीं मिलता तो नहीं सीखती। आज भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि बच्चों को पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना, दंड देना, इससे भी आज भी इस नियम का प्रयोग होता है। इसकी आलोचना हुई कि पशुओं को किसी क्रिया के बाद संतुष्टि हो रही या खिज उत्पन्न हो रहा है, इसका पता लगाना मुश्किल है। प्राणी अनुक्रिया पहले करता, पुरस्कार बाद में प्राप्त करता, इसकी ये कुछ आलोचना भी हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप देखते रहिए, और मैं आगे वाले वीडियो में, क्योंकि लंबा थोड़ा सा हो जा रहा है, तो मैं सीखने के गौड़ नियम को आगे वाले छोटा सा बना दूंगी। तो धन्यवाद।